दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फसलों उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। आपको बताएंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं और पौधों में इनका क्या इस्तेमाल होता है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कैल्शियम की कमी होने पर जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें जो हमारा जल का संचार होता है उसमें कमी आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फसलों उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। आपको बताएंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं और पौधों में इनका क्या इस्तेमाल होता है। इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश चंद शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। शुक्ला जी, सबसे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। देखिए, जब पोषक तत्व की बात करते हैं जी, और किसान की भाषा में अगर हम पोषक तत्वों का विवरण देना चाहते हैं जी, तो हम सरल भाषा में ये कहेंगे कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए, जी, स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, खनिज लवण इनकी आवश्यकता पड़ती है। जी बिल्कुल। पौधा भी जीवित प्राणी है और बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी खुराक, जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं, इसको साधारण भाषा में कहें खुराक, जैसे हमारी खुराक होती है ऐसे ही पौधों की भी खुराक होती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और जो होते हैं इनका भी अलग अलग काम होता है। जैसे विटामिन की बात मैं सूक्ष्म रूप में बता दूं कि विटामिन ए की जब कमी होती है तो हमारे क्या होता है, आँखों में कहीं न कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है जी। तो हमें विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो हम खाद्य पदार्थ से उसे पूरा करें और चाहे हम डॉक्टर के पास जाएं तो वो एज ए हमको मेडिसिन से पूरा कराएं। विटामिन सी से दांत हमारे खराब हो जाते हैं, विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन बी हमारे ब्लड के लिए है, बिल्कुल। विटामिन डी जो है उससे हड्डियों के रोग होते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही पौधा जो है, जो पौधे की खुराक होती है उसमें जब हम ये कहते हैं कि संतुलित उर्वरक प्रयोग करें तो इसका मतलब ये है कि जितने खुराक में जितने पोषक तत्व हैं पौधे को मृदा से पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं अथवा नहीं। बिल्कुल। तो ये जानना आवश्यक है कि जैसे मनुष्य के लिए अधिक मात्रा में काहे चीज की जरूरत पड़ती है, रोटी, दाल और चावल, ये अधिक मात्रा में। जितना हम रोटी लेते हैं उतने वजन का हम घी नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो ऐसे ही पौधे के लिए जो अधिक मात्रा में जो आवश्यकता पड़ती है उसको कहते हैं हम मुख्य पोषक तत्व। अच्छा। और उन मुख्य पोषक तत्व में हमारे आते हैं नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। तीन ऐसे तत्व हैं कि जिनको मृदा से नहीं पौधे लेते हैं, वो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अच्छा। और ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, हमारी वर्षा होती है उस वर्षा के पानी से मिलते हैं, हवा से मिलते हैं, हम जो सिंचाई करते हैं उससे मिलते हैं। अच्छा। अब जो मुख्य पोषक तत्व जो मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश, इसके बाद अब जैसे मनुष्य जो है वो सब्जी भी खाता है, उसे रायता भी चाहिए, सब चाहिए, तो उतनी मात्रा नहीं होती, उसकी थोड़ी मात्रा होती है, तो उनको कहते हैं हम गौण पोषक तत्व। पौधा भी उसी तरीके से गौण पोषक तत्वों को लेता है और वो जो पौधा लेता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अच्छा। अब उसके बाद आप देखिए कि हमारे जीवन में क्या है कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें दाल हम छौंकते हैं तो हम हींग डालते हैं, थोड़ी सी डालते हैं, जीरा का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, धनिया इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनकी मात्रा अलग अलग बहुत थोड़ी मात्रा होती है, यानी ज्यादा मात्रा नहीं होती है। तो जब थोड़ी मात्रा होती है तो हम इसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी पौधे को आवश्यकता पड़ती है, जैसे मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है ऐसे ही पौधे को भी आवश्यकता पड़ती है। और वो है आयरन, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में लोहा, जी, कापर जिसको कहते हैं तांबा, जिंक,
और बोरान, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और क्लोरीन। तो इस तरीके से ये 16 पोषक तत्व हैं। अच्छा। जिसमें से 3 हमारी वर्षा से, सिंचाई से, हवा से पौधे को मिल गए, और ये 13 पोषक तत्व जिनका अलग अलग कार्य है, एक ही कार्य नहीं है, अलग अलग कार्य है, वो हमको कहाँ से मिलते हैं? मृदा से मिलते हैं। मृदा जो है इन पोषक तत्वों का भंडार है, जहाँ से पौधा अपनी जड़ों के द्वारा इसको शोषित करके पौधे को प्रदान करता है, और ऐसी अवस्था में पौधा पूर्णतया स्वस्थ रहता है, और तभी हमको भरपूर उपज मिल पाती है। तो इन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे वर्गीकरण है, इसमें अलग अलग मुख्य, गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व, और इन तीनों का चाहे वो अधिक मात्रा में हो चाहे कम मात्रा में, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस बिल्कुल अपनी अलग अलग है। अलग अलग है। तो सर इस पे आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि पोषक तत्वों का पौधों में और क्या क्या महत्व है। दोस्तों हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको देंगे और भी जानकारी विस्तार से। छोटा सा ब्रेक। नाइट्रोजन का जो ज्यादा बढ़वार हो गई तो तना कमजोर था, पैर कमजोर है, तो आपसे भागने को कहा जाए, नहीं भाग सकते। तो जैसे ही हवा चली वो गिर और बरसात हुई, वो गिर गए, उसके बाद वो फसल उठ नहीं पाई और वहीं की वहीं सड़ गई। दूसरे खेत में हमने जो देखा कि फसल गिरी तो है हल्की सी, लेकिन उसके बाद जब इसको धूप मिली तो ये उठ गई है, फिर से उठ गई है। उनको पता चला तो उन्होंने बताया कि साहब मैंने नाइट्रोजन भी डाली है, इसमें फास्फेट भी डाला और पोटास भी डाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे फसलों उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। आइए जानते हैं इस पर विस्तार से। शुक्ला जी, हम चर्चा कर रहे थे, जैसा कि आप बता रहे थे, जिंक एक पोषक तत्व है और उसका पौधे में क्या महत्व है। ऐसे ही मैं जानना चाहूँगी कि पौधे में और कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है। जैसे कि किसी पौधे में पोषक तत्वों की कमी आ गई है, तो हम इसे कैसे पता लगाएं कि इसमें इस पोषक तत्वों की कमी है, वो सूक्ष्म है या मुख्य है, इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, जिंक तो मैंने एक एग्जाम्पल में दिया था जी। विस्तार से मैं इस पर ये चर्चा करूंगा कि पहले मुख्य पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है जी, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश जी। इनके क्या कार्य हैं, इनकी कमी कैसे पहचानी जा सकती है और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला आता है नाइट्रोजन। किसान जाता है दौड़ करके यूरिया लाया और डाल दिया, उसने कहा मैंने नाइट्रोजन डाल दी। जी। नाइट्रोजन का काम है पौधे को बढ़ाना जी, उसको वृद्धि करना, उसकी ग्रोथ में मदद करता है। उसकी ग्रोथ को मदद करना। क्लोरोफिल यानी हरा पदार्थ जो पत्तियों में होता है वो नाइट्रोजन की वजह से होता है, जिसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पौधे अपना सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और उससे अपना भोजन बना करके पौधे को देते हैं। बिल्कुल। अब नाइट्रोजन का ये हमारा फंक्शन हुआ। बिल्कुल। अब जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो क्या होता है कि पत्तियां जो है वो किनारे से पीली पड़नी शुरू होती हैं, तो सूखनी शुरू हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ भी रुकने लगती है। तो अब ऐसी अवस्था में जो है वो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये नाइट्रोजन की कमी हो रही है जी। लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको कि संतुलित उर्वरक प्रयोग एक शब्द जो प्रयोग किया गया है, उसमें अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ये उसका इतना विकास हो जाता है कि पौधा का तना कमजोर होता है और कमजोर होने के कारण जो है वो पौधा आसानी से गिरने का भय रहता है जी। वर्ष 2014-15 का जो रबी क्रॉप में जो हमारी फसल गेहूं की सड़ गई थी जी जी, तो मैंने कई ग्रामों में जाकर के सर्वेक्षण किया कि आखिर बराबर की फसल जो खड़ी हुई है गेहूं की, ये क्यों नहीं सड़ी, ये क्यों सड़ गई। बिल्कुल। तो किसानों का जब मैंने इंटरव्यू लिया जी, तो पता चला कि भाई जो ये खेत में सड़ रही है इसमें आपने कौन कौन से फर्टिलाइजर डाले थे, तो उनका साहब मैंने इसमें यूरिया डाली थी जी, फास्फेट नहीं डाला था। अच्छा। अब नाइट्रोजन का जो ज्यादा बढ़वार हो गई तो तना कमजोर था, पैर कमजोर है, तो आपसे भागने को कहा जाए, नहीं भाग सकते। सकते। तो जैसे ही हवा चली
वो गिर और गए। बरसात हुई, वो गिर गए, उसके बाद वो फसल उठ नहीं पाई और वहीं की वहीं सड़ गई। गए। दूसरे खेत में हमने जो देखा कि फसल गिरी तो है हल्की सी, लेकिन उसके बाद जब इसको धूप मिली तो ये उठ गई है, फिर से उठ गई है। उनको पता चला तो उन्होंने बताया कि साहब मैंने नाइट्रोजन भी डाली है, इसमें फास्फेट भी डाला है और पोटास भी डाला है, और मिट्टी की जांच भी हमने कराई है जी। और मिट्टी की जांच कराने के बाद जो हमको रिकमेंडेशन दी गई है उसके आधार पर हमने जो है इसमें मतलब कि सभी तत्वों का बराबर से इस्तेमाल किया बराबर का इस्तेमाल किया गया, जितना पौधे को आवश्यकता अनुसार आवश्यकता थी। तो देखा कि उसमें जो है मुश्किल से 25% नुकसान हुआ, 75% किसान को फिर भी मिल गया है। तो अब ये तो रही बात नाइट्रोजन की। अब आई बात फास्फेट की। तो जैसा मैं अभी बता रहा हूं आपको कि फास्फेट का काम है पौधे के तने को मजबूत रखना, मोटा करता है। दाने को, जो दाने वाली फसलें हैं उनमें क्या करता है, दाने को बढ़ाता है जी। दाना मोटा होगा। दाना जब मोटा होगा तो स्वाभाविक है कि उपज हमको अधिक मिलेगी, पैदावार ज्यादा होगी। तो वो जो फसल नहीं गिरी थी उसका मुख्य कार्य था फास्फोरस। उसमें फास्फोरस पड़ा हुआ था, उसका तना मजबूत था, इसलिए गिरा तो लेकिन कम गिरा। तो फास्फोरस जो है हमारा वो तने को मजबूत करता है, क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है और दाने को चमकीला करता है। सब्जियों में ये फल को बढ़ाता है। अब वही बात है, जब इसकी कमी होती है तो वही, जब कमी होगी तो स्वाभाविक है कि तना कमजोर हो जाएगा, पौधे का विकास नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फास्फोरस का मुख्य कार्य है। और तीसरा जो मुख्य पोषक तत्व है जिसकी भी अच्छी तरीके से हमें आवश्यकता पड़ती है वो है पोटास, जिसको किसान बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो पोटास के बारे में किसान को मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि पोटास एक ऐसा तत्व है जो पौधों में रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब बीमारियां कम लगेंगी, इसलिए म्यूरेट ऑफ पोटास को देना परम आवश्यक है। दूसरे, सब्जी जो हम उगाते हैं, सब्जियों में जो पौधे में जो उसका जो फूल होता है, फल होता है, उसमें उसकी चमक को बढ़ाता है। अच्छा। और खासकर जो फूल की खेती हम करते हैं उसमें जो पौधे में ब्राइटनेस होती है फूल में, वो म्यूरेट ऑफ पोटास के कारण होती है, मतलब चमक बढ़ाता है जी। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसमें पूरी तरीके से मदद करता है और पौधे को स्वस्थ बनाए रखता है। बिल्कुल। तो ये नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। और इन पोषक तत्वों को बिना मृदा परीक्षण कराए, हालांकि सभी पोषक तत्वों को मृदा परीक्षण बगैर कराए हुए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी तरीके से भी नहीं करते हैं तो जो वहाँ की जनरल रिकमेंडेशन है उस जनरल रिकमेंडेशन से ज़्यादा हमको इस्तेमाल ना करें, अन्यथा उसके विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा उद्देश्य है कम लागत अधिकतम उपज, तो लागत भी हमारी ज्यादा हो जाएगी और फसल भी, और हमको उत्पादन भी कम मिलेगा। जी बिल्कुल। तो अब हमने जाना कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और पौधों में उसकी कमी की पहचान कैसे की जाती है। शुक्ला जी, आगे आपसे जानूंगी कि गौण पोषक तत्व क्या होते हैं और उनकी कैसे पहचान की जाती है। तब तक हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गौण पोषक तत्वों के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कैल्शियम की कमी होती है तो मिट्टी एक तो कठोर होने लगती है, दूसरे अम्लीय मृदा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पौधे को नहीं मिल पाता जी। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कैल्शियम की कमी होने पर जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें जो हमारा जल का संचार होता है उसमें कमी आ जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फसल उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। आइए जानते हैं इस पर विस्तार से। शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गौण पोषक तत्व क्या होते हैं। अगर फसल में गौण पोषक तत्व की कमी हो गई है तो उसकी पहचान कैसे की जाए और उसकी कमी को पूर्ति कैसे की जाए, उसकी कमी की। देखिए, गौण पोषक तत्व जी, जो जैसा मैं बता चुका हूँ जी कि मुख्य ज़्यादा मात्रा में
उसके बाद कम मात्रा में तो उसको हमने गौड़ मुख्य पोषक तत्वों में ये भी 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बिल्कुल। अब सबसे पहले हम बात जब करते हैं कैल्शियम की, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं हम चूना जी। तो अब है क्या कि हमारी जब मृदा परीक्षण हम कराते हैं जी, और हमारी पीएच 7 से कम हो जाती है तो उस समय मृदा का सुधार करने के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और उससे हमारा पीएच जो है 7 हो जाता है। अगर हमारा पीएच कम रहा जी और कैल्शियम को हमने इस्तेमाल नहीं किया है जी, तो जो हमने फास्फेट दिया है वो फास्फेट अम्लीय मृदा होने के कारण जब हम डालते हैं तो होता क्या है कि वो घुलनशील अवस्था से अघुलनशील अवस्था में बदल करके और जाकर के मिट्टी में फिक्स हो जाता है, पौधे को नहीं मिलता है जी। तो कैल्शियम का काम है मृदा को संतुलित करना, यानी पीएच 7 पर लाना, अम्लीय मृदा को पीएच 7 पर लाना और जो घुलनशील हमारा पौधे को मिलना चाहिए था फास्फेट जी, तो जो अघुलनशील अवस्था में पड़ा हुआ है उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधे को देना। बिल्कुल। मिट्टी को भुरभुरा रखना ये कैल्शियम का काम है। जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कैल्शियम से बढ़ जाती है जी। और जिन मृदाओं में पोषक तत्वों को भी, जहाँ जल धारण क्षमता अधिक होती है वहाँ पोषक तत्वों को भी रोकने की क्षमता कैल्शियम से बढ़ती है। अब होता क्या है कि जब कैल्शियम की कमी होती है तो मिट्टी एक तो कठोर होने लगती है, दूसरे अम्लीय मृदा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पौधे को नहीं मिल पाता जी। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कैल्शियम की कमी होने पर जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें जो हमारा जल का संचार होता है उसमें कमी आ जाती है जी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कैल्शियम को इस्तेमाल करें जी। अब उसके बाद आती है बात सल्फर की। अच्छा। देखिए सल्फर के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिकों ने खोज की और ये पता लगाया कि जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, यानी तिलहनी माने जिनसे हम तेल निकालते हैं जी। तेल निकालते हैं उसमें तेल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सल्फर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए सल्फर का प्रयोग करना भी परम आवश्यक है जी। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने यह भी कह दिया है कि जब हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं और तिलहनी फसल में जब हम फास्फोरस इस्तेमाल करें तो सिंगल सुपर फास्फेट को हम इस्तेमाल करें तो हमको अलग से सल्फर देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और हमारा तिलहनी फसलों में हमारा तेल का प्रतिशत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरीके से मैग्नीशियम जो है वो सब्जी वाली फसलों में जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है और ये ब्राइटनेस को लाता है, रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर इसके ना देने से होता क्या है कि इसके ना देने से फूल जो है वो छोटे बनते और उसमें वो चमक नहीं आती है जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो ये गौड़ पोषक तत्व भी बहुत परम आवश्यक हैं और इनको भी प्रत्येक अवस्था में हमें मृदा परीक्षण कराने के बाद, देखिए बार बार हम मृदा परीक्षण की बात करते हैं जिसको किसान बहुत हल्के में ले रहा है। बिना मृदा परीक्षण कराए हुए विदेश में आप चले जाइए, विदेश में कहीं भी कोई ऐसा वो किसान नहीं मिलेगा जो अपना खेत की तैयारी करने के बाद जब तक मिट्टी की जांच नहीं कर लेता है और उसके अनुसार निकाल लेता है कि किस चीज़ की कमी है और कितनी मात्रा इसमें हमें और देनी है और कितनी इसमें मौजूद है, तब तक वो खेती के आगे बीज नहीं डालता है। तो किसानों को मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मृदा परीक्षण जरूर कराएं और मृदा परीक्षण की दी हुई संस्तुति के आधार पर ही जो हमारे पोषक तत्वों की हम बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करें जी। अब बात आती है कि तीसरे प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जी, जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म माने कम मात्रा में जी, लेकिन ये कम मात्रा में जरूर होते हैं लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होते हैं और पौधे में इनका इफेक्ट बहुत तेजी से होता है जी। जैसे हमारा सबसे पहला हमने बताए थे आपको जो सूक्ष्म पोषक तत्व बताए थे उनको मैं फिर से दोहराए दे रहा हूँ। एक है आयरन जिसको हम कहते हैं लोहा, कापर जिसको कहते हैं तांबा, उसके बाद आता है जिंक
और जिंक के बाद आता है बोरान, बोरान के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद मॉलिब्डेनम और तीसरा उसके बाद जो है 7वां जो है हमारा क्लोरीन है जी। तो अब मैं एक एक करके जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं लोहा। ये लोहा जो है ये फेरस सल्फेट के से नाम से बाजार में बहुत आसानी से आपको मिल जाता है जी। अब पत्तियों में जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसमें ये बहुत बड़ा योगदान है इसका जी। और ये क्लोरोफिल को जो निर्माण करता है तो उससे होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण वेग से होती है और पौधे को पूरा खुराक मिल जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही जो है भोजन बनाने की क्रिया होती है जी। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये भी दलहनी फसलों में खासकर वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है जिसको हम कहते हैं कि जड़ें में नीचे बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, तो इसको इकट्ठा करने के लिए अगर हमने आयरन को दिया है तो हमारी मृदा का उर्वरा स्तर बहुत बढ़ जाएगा। और खासकर सोयाबीन और फ्लेक्स दो ऐसी क्रॉप्स हैं जिसका उत्पादन बढ़ जाता है जी आयरन को देने से। और अगर हम आयरन को नहीं देंगे तो इसकी कमी में पत्तियां जो है आपकी वो पीली पड़ने लगेंगी, पौधे का विकास रुक जाएगा और उत्पादन में हमारे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी दशा में इसको हम उपचार करने के लिए क्या करेंगे कि हम हड्डी का चूरा बोन मील या आयरन सल्फेट या चिलेटेड आयरन का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। तो सर बाकी बचे जो और हमारे लिस्ट में 6 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस अंक में हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का समय आ गया है। तो आपसे मैं अलविदा लेना चाहूँगी, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी ताकि हम अगले अंक में फिर से अपने दर्शकों से मिलें और उनको इसके बारे में बताएं। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे आज के अंक में हम बात कर रहे थे फसलोत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। आपको अगले अंक में बताएंगे शेष बचे पोषक तत्वों के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।